रिल्के के पत्र श्रृंखला का यह चौथा पत्र। यह पत्र रिल्के ने रूस की अपनी महिला मित्र सोफिया को लिखा था। पत्र इस प्रकार है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि टिटिया को गैलरी में घूमते घूमते मैं रूस की सारी पेंटिंग्स देखने को कितना उत्सुक हो गया हूँ और उन सब चीज़ों की भरपाई कर रहा हूँ जिन्हें एक साल पहले मैं जल्दबाजी और अपनी अज्ञानता के कारण पकड़ ही नहीं पाया था। इस समय यह सब कुछ मुझे बहुत आत्मीय और मार्मिक लग रहा है और घर में होने जैसी स्निग्ध भावनाएं जगा रहा है, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि चाय का नाटक मुझे अरुचिकर लगा है। चाय का नाटक और चेखव का नाटक था। इसका रिल्के ने अनुवाद किया था, उसी की चर्चा वो यहाँ पर कर रहे हैं। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि चाय का नाटक मुझे अरुचिकर लगा है या कि मुझे उसके अनुवाद में खपाई गई मेहनत का दुख है। मेरा विश्वास है कि इस नाटक को यदि मुझे मास्को के किसी नाटक घर में देखने का अवसर मिला होता तो मेरी प्रतिक्रिया भी तुम्हारी प्रतिक्रिया से मिली जुली प्रतिक्रिया होती। वहाँ की अनुकूल मनोभूमि में इसके मंचन ने गहरा प्रभाव छोड़ा होगा। इसके सारे गुण ऐसे सामने आए होंगे कि दोषों के प्रकट होने की गुंजाइश ही नहीं रही होगी। मैं तुम्हारी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि चेखव एकदम आधुनिक कलाकार है, क्योंकि उसने रोजमर्रा की स्थूल घटनाओं के विस्तार को अपनी कृतियों में प्रस्तुत करने की मंशा रखी। सामान्य जीवन की पृष्ठभूमि में ही बड़ी आपदाओं की दृष्टि की। हमारे नाटककार इस बात को बखूबी समझते हैं कि भावुक लोगों और बड़ी घटनाओं के माध्यम से आपदाओं की प्रस्तुति कम प्रभावी होती है, जबकि रोजमर्रा के साधारण और सामान्य वातावरण में से उठती विपत्तियां खूब बड़ी लगती हैं और बड़े धूम धड़ाके से जीवन पर टूटती दिखाई देती हैं। फिर भी इस बात का ध्यान तो रखना ही होगा कि जीवन को यदि उसकी सब क्षुद्रताओं, पिटे हुए संकेतों, खोखले हो चुके शब्दों और आदान प्रदान की बोझिल नीतियों तथा बासी असत्यों के बीच भी दिखाना पड़े, तो भी इसे जीवन के वास्तविक क्रम से हटाकर किसी दूसरी लय ताल में विकसित होता दिखाया जाएगा। तब खुद ही सोचो, हमारी सारी गतिविधियां एक पूरे जीवन में बिखरी होती हैं, अपना पूरा समय लेती हैं, जबकि मंच पर यह सारा विधान एक ही शाम में निष्पन्न होता है। मंचन को इसी अनुपात में समायोजित किया जाना चाहिए। मंचित दृश्य किसी भी हालत में लंबे नहीं होने चाहिए। दर्शकों के मन में भी वास्तविकता के लंबे परिचित गलियारों में से गुजरते होने की अनुभूति पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे उन सब बातों को पहले से ही जानते हैं। अच्छा, एक उदाहरण देता हूँ। नीरसता की अनुभूति को नीरस दृश्यों के मंचन के माध्यम से पैदा नहीं किया जा सकता। यह अनुभूति रोचकता से भरे उन दृश्यों से पैदा की जा सकती है जो नीरसता के अनुभव की विशिष्टताएं उजागर करते हों। दर्शकों को यह संप्रेषण नीरसता के परिचित अनुभव की तरह नहीं, बल्कि नीरसता की उत्कट अनुभूति की तरह हाथ लगना चाहिए। ऐसा दृश्य उन्हें उकसाता भी है, चकित भी करता है, और इसी तर्क से दूसरी सभी अनुभूतियां भी दर्शाई जा सकती हैं। एक और उदाहरण देता हूं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी चित्र के दर्शक को चित्रकार द्वारा दर्शाई कुरूपता कुरूप ही न लगे, बल्कि एक नई अभिव्यक्ति का सुख दे। उसे लगे कि यह सौंदर्य का निचड़ा हुआ कोई दूसरा प्रकार है, कोई अदभना रूपाकार, सौंदर्य रूप में ढलने के लिए प्रस्तुत परिवर्तन की कोई अन्य संभावना जो हमारे लिए अभी तक अज्ञात है। किसी कुरूप व्यक्ति के चेहरे की असंगत रेखाओं को देखकर हमें लगता है कि चित्र अभी अधूरा है, नक्श अधवने हैं और नई संगति की तलाश में है। यह भी हो सकता है कि उस चेहरे को चित्रांकित करते कलाकार को किसी प्रकार की कुरूपता दिखाई ही न दे। यह भी हो सकता है कि दर्शक के मन में उस चित्र को देखकर किसी सुसंगत जुड़ाव की संतोषदायी अनुभूति ही पैदा हुई हो, उसके मन में कुरूपता के साक्षात्कार का बोध ही न जागा हो। कलाकार और दर्शक उन दो बच्चों की तरह होते हैं जो आपस में फुसफुसा कर
वे सारी बातें करते हैं जो दूसरों को एकदम व्यर्थ लगती हैं। उनका इस तरह एक दूसरे को संप्रेषित कर सकना एक सुंदर, सुशांत, निर्दोष और निर्मल अनुभव है। कुछ कुछ ऐसी ही बातें हैं जो मेरे मन में चेखव के नाटक के पहले 3 अंकों के विरुद्ध जाती हैं। वह दैनिक को दैनिक की लय ताल पर घटता दिखाता है। वह नए प्राण देकर अनुभव का पुनर्निर्माण नहीं करता। लंबे रिक्त दिनों की उकताहट को जो कलाकार हमें एक ही घंटे में दिखाने में सफल हो जाता है, वही हमारे मन में नीरसता की सनातन पीड़ा जगा सकता है। मंचन में जीवन का थोड़ा सा नीरस और विषादपूर्ण हिस्सा प्रस्तुत कर देना, नीरसता और अप्रसन्नता के अनुभव को स्थानांतरित भर कर देना है। इस बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि हर कृति में घटनाओं की गति का एहसास बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, रिसरेक्शन को जो भी चीज इतना अभूतपूर्व बनाती, वह है 1 घंटे के मार्च में या जेल में गुजरे समय में कितने ही दिनों की रूपरेखाओं को देख लेना और उस वर्णित घटनाक्रम में से गुजरते अनायास ही महसूस करना कि हम मनुष्य के विकास को दर्शाती कितनी ही सदियों में से गुजर रहे हैं। रिसरेक्शन लियो टॉल्स्टॉय का एक प्रसिद्ध उपन्यास है और उसकी चर्चा वहां पर कर रहे हैं। इन बातों के अतिरिक्त भी रिसरेक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, कला मूल्यों में निष्णात। जब यह सोचने बैठो कि यह कला उपन्यासकार ने अपनी महत कला के उपयोग के लिए नहीं, बल्कि इसके विरोध में लड़ने से विकसित की, तो कलात्मकता की उस अतमानवीय शक्ति का अनुमान लगता है जो इतने अवरोधों के बावजूद वृद्ध टॉल्स्टॉय द्वारा पुस्तक के कई अनोखे हिस्सों को सादे रख सकी। यह एहसास हमें पुस्तक के एकमात्र जर्मन अनुवाद, जो कि काफ़ी खराब है, उससे लग पाया है। मैं लंदन संस्करण, जो कि रूसी भाषा में है, उसका ऑर्डर करूंगा और तुम्हारे लिए उसे लेकर आऊंगा।